दूर है मंजिल तो चलना भी जरूरी है, अगर वक्त नहीं है अपना तो इसे बदलना भी जरूरी है। गिर जाने के डर से यूं बैठे रहने का क्या फायदा, लगेगी ठोकर मगर संभलना भी जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मेरा नाम है मेघा शर्मा और आज के इस कार्यक्रम मंजिल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी कड़ी में आज के हमारे कार्यक्रम का अहम विषय रहेगा नृत्य कला, कथक, रुचि व अवसर। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। मिस्टर पवन कुमार जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स शिमला में, और उन्हीं के साथ उनकी शागिर्द रुबीना ठाकुर जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों का हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल रहेगा, जब हम कथक की बात करते हैं तो एक सुक्ति एकाएक मन में आती है, कथा कहे सो कथिक कहावे। तो थोड़ा आप बताएं हमारे दर्शकों को थोड़ा कथक के बारे में। जैसे आपने कहा, इसका संबंध कथा से है जी। पुराने समय में क्या होता था कि जो कथावाचक होते थे वो अपनी कथा को नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से और कुछ अपनी भाव भंगिमाएं, मुद्राओं के माध्यम से कथा को सुनाते थे जी। तो उसी से कथक शब्द की उत्पत्ति हुई। और कथक नृत्य जो है भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत में केवल एक ही शास्त्रीय नृत्य हमारे पास है, कथक नृत्य। तो ये कथक नृत्य के 3 प्रमुख घराने माने गए हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना। कुछ लोग रायगढ़ घराने को भी जी मान्यता मानते हैं, इस घराने को भी। तो इसके 4 मतलब घराने माने गए हैं जी। और ये बहुत ही एक सुंदर सा एक नृत्य है। जी। सर, आज आपके साथ आपकी शागिर्द भी आई है रुबीना ठाकुर। रुबीना, सबसे पहली बात तो बेहद ही सुंदर लग रही है इस अटायर में। कैसा लग रहा है आज अपने गुरु के साथ आप मंच साझा कर रही है? एक शिष्य के लिए इस खुशी की बात होती है, मतलब इसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं अपने गुरु के साथ बैठी हूँ। एक किसी भी शिष्य के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आप मेरी फीलिंग्स को देख सकते हो, मेरी शक्ल को देख सकते हो, मेरे चेहरे को देख सकते हो, आप मैं कितनी खुश हूँ। तो बस यही मेरे, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती गुरु के साथ एक मंच साझा करना। और हम देख पा रहे हैं आपको काफी अवार्ड्स भी मिले हैं, तो थोड़ा आपकी उपलब्धियों से आज शुरू करते हैं, क्योंकि आज गुरु साथ है तो उपलब्धियों से हम बात करेंगे। उपलब्धियों के बारे में जैसा कि आपको पता है कि हर साल हमारी सरकार एक यूथ फेस्टिवल, एक प्रतियोगिता होती है, वो करवाते हैं। तो उसी में ही हम पार्टिसिपेट लेते हैं। तो सर हमें कथक नृत्य पूरा बिल्कुल जो एकदम शास्त्रीय नृत्य है वो हमें अच्छे से कंपोजिशन सिखाते हैं, तो जो हम प्रस्तुत करते हैं मंच पे। तो जिस कारण मुझे गुरु कृपा से ये पुरस्कार आप देख सकते हो। जी रुबीना, इसके अलावा आपने कहाँ परफॉर्म किया है यूथ फेस्टिवल के अलावा? यूथ फेस्टिवल के अलावा शिमला में जो समर फेस्टिवल्स होते हैं और छोटी छोटी जो कई वर्कशॉप्स हमने लगाई है। छोटी वर्कशॉप तो वर्कशॉप है, सीखने का अवसर मिल जाए, छोटी हो बड़ी हो कोई भी वर्कशॉप हो, तो हमें गुरु जी के आश्रय में ही रह के हमें काफी वर्कशॉप्स का लगाने का अवसर मिला है, मौका मिला है। सर, जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे कि जो कथक में डिफरेंट घराने होते हैं, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, रायगढ़ को भी माना जाता है, तो इसमें क्या फर्क है इन डिफरेंट जो घराने हैं? क्या ये कथक डिफरेंट घरानों में डिफरेंट तरह से किया जाता है? जी, इसको समझने के लिए पहले हमें शास्त्रीय नृत्य पर जाना होगा। शास्त्रीय नृत्य जो है
भारत में 8 तरह के शास्त्रीय नृत्य जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, 8 तरह के शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन उत्तर भारत में केवल एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक डांस। तो आपका सवाल था कि कथक डांस और अलग जो घराने हैं घराने जो हैं उनमें क्या डिफरेंस रहता है। तो क्योंकि मैं जयपुर घराने के गुरुओं से सीखा हूँ, तो जयपुर घराने और लखनऊ घराना इसमें प्रमुख माना जाता है। लखनऊ घराने में प्रायः लास्य अंग, लास्य प्रधान जो है वो लखनऊ घराना माना जाता है, और जयपुर घराने में थोड़ा तांडव अंग को हम लेते हैं। इसमें बड़ी बड़ी पर्ण होती हैं, बड़ी लंबी लंबी तिहाइयाँ, लमछड़ तिहाइयाँ उन्हें कहते हैं, और पाँव का काम, तेज चक्कर लेना और बहुत तेजी तैयारी का इसमें काम जयपुर घराने में होता है। बनारस घराना दोनों घरानों का थोड़ा सा इसमें मिश्रण है। इसमें क्योंकि जो घराना शुरू हुआ था बनारस घराना, उसमें दोनों ही घरानों के लखनऊ और जयपुर घराने के कलाकारों से वहाँ के जो लोग थे उन्होंने सीखा था। तो संगीत नृत्य की जब बात होती है, नृत्य वैसे तो डांस कथक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिखाने का, सीखने का और प्रस्तुत करने के तरीके कुछ अलग होते हैं। वैसे कथक एक ही है, हम कथक घरानों को अलग अलग नहीं कर सकते, सब कथक ही, हम एक ही परिवार के लोग हैं, सभी घराने के। बहुत बढ़िया। रुबीना, मैं आपके पास फिर से आना चाहूँगी कि कथक ही क्यों चुना आपने? हम देखते हैं कि कुल मिला के 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक को चुनने का क्या रीज़न था? कथक, सबसे पहली बात तो ये है कि कथक सबसे अलग मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये हमें हमारी भारत का इतिहास है, हमें इसके बारे में काफ़ी पता लगता है। और कथक में एक शास्त्रीय नृत्य है कथक, जिसमें हमारे देवी देवताओं के बारे में हमें पता लगता है, और उनकी पूजा, उनके जैसे हमें जो पहले से चली आ रही है वही चीज़ें हम अपने गुरु से सीखते हैं। इसमें हम कोई भी ऐसा नहीं, कोई मूवीज़ के सॉन्ग पे हम परफॉर्म करते हैं, तो इससे कोई इसका वो नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कथक सबसे अलग है जहाँ तक मैंने अपने डांस फॉर्म को देखा है, इसलिए मैंने कथक को। वैसे हम शास्त्रीय नृत्य की जब बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट भावों को दिखाया जाता है, उसकी एक अलग कथा है, उसके पीछे एक स्टोरी अलग होती है। तो कथक में वो क्या चीज़ें रहती है जो इसे अलग करती है? जैसे शास्त्रीय नृत्य, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, ये सारी चीज़ें इनसे किस तरह से अलग है? ये इसके वजह से मानना पड़ेगा, भारत में संगीत की जो पद्धतियाँ हैं, 2 संगीत पद्धतियाँ हम लोग अडॉप्ट करते हैं, उनको मानते हैं। एक है उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, दूसरी है दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति, उसे कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहा जाता है। तो कथक नृत्य में हम उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, उसे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहा जाता है। सबसे पहले उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, दूसरा ब्रज भाषा, और समझने के लिए ये बहुत आसान है। और जो दूसरे डांसेस हैं उसमें ज़्यादातर संस्कृत का भी प्रयोग किया जाता है, और जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ जो गायन और वादन होता है, तो जो हमारे कथक नृत्य के साथ तबला प्ले किया जाता है, और बहुत सारा कथक नृत्य में तबले का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इसको तबले के जो स्टूडेंट हैं, तबले को प्यार करने वाले, तबला जो सुनते हैं, समझते हैं, वो भी इसका उतना ही आनंद लेते हैं जितना कि डांस को समझने वाले लेते हैं। और इसमें क्योंकि गाना भी आ जाता है, तो इसमें तो जो गाने वाले स्टूडेंट या जो जिनको गाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी उसमें इतना ही आनंद लेते हैं। इसमें और एक बात है कि जब छोटी छोटी कथक, जो ये शास्त्रीय नृत्य कथक है, ये नेचर से जुड़ा हुआ कथक है, नेचुरल चीज़ इसमें है। नेचुरल से आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जैसे भगवान कृष्ण का हमने कुछ एक कवित ले लिया, माखन खाए चुराए चुराए ढीठ बड़ो है तेरो कन्हैया। तो इस तरह की छोटी छोटी कविताएं, ब्रज भाषा और कविता को हम इसमें पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही सरल और आसान हो जाता है, अलग जो शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसलिए ये अलग। सर, अभी आप जिस कॉलेज में सेवाएं दे रहे हैं उसमें कथक के अलावा और कौन कौन से डांस फॉर्म सिखाए जाते हैं?
हमारे जो जवाहरलाल नेहरू राजकीय ललित कला महाविद्यालय है जी। उसमें केवल कथक नृत्य ही डांस में सिखाया जाता है। फोक डांसेस को भी हम थोड़ा सिखाते हैं, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है जी। वो किसी स्पेशल जो समारोह होते हैं उनके लिए तैयार करवाते हैं। जी, जैसे सर ने बात कही हिमाचल में फोक डांस काफ़ी होता है ना रुबीना? तो कभी आपने फोक डांस किया था इससे पहले, कथक से पहले? क्या कभी आपने सीखा था, कथक सीखा था, कोई और डांस फॉर्म सीखा था आपने? नहीं, कथक से पहले मैंने कोई ऐसे गुरु से कोई डांस फॉर्म नहीं सीखा था। सबसे पहले मैंने 1 साल अपना ड्रॉप किया है। अच्छा। तो पहले मेरी फील्ड कुछ और थी। हम कॉलेज जाते हैं, हम कॉलेज क्यों जाते हैं, हमें यही होता है कि +2 की उसके बाद कॉलेज जाना है बस। तो बच्चों को पता नहीं होता, स्टूडेंट्स को पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, बस कॉलेज जाना है। तो मैं भी चली गई कॉलेज। तो मैंने कोटशेरा में जब मैं एंटर हुई तो 2 महीने हो गए थे मुझे। फाइन आर्ट्स का फंक्शन था और मैंने अपने गुरु को परफॉर्म करते हुए देखा था। अच्छा। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि ये कौन सा डांस फॉर्म है। उस टाइम उस वक्त मुझे पता लगा कि कथक भी कुछ है। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं कथक डांस सीख के ही रहूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत खुशी हुई इतनी जल्दी। बहुत सारे हम भी मिलते हैं कई डांसर्स से, वो बोलते हैं कि हमें इतनी जल्दी गुरु नहीं मिलता, अच्छे गुरु की तलाश जैसे एक शिष्य को होती है, शिष्य गुरु को भी तलाश होती है। बहुत सुंदर। पर अगर शिष्य तैयार है तो गुरु का तो जरूर मिलेगा गुरु। तो मतलब गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। और हम बहुत टच हम बहुत अपने आप को लकी मानते हैं कि हमें हमारे गुरु मिले। और हमें जयपुर घराने का उन्होंने सिखाया और घरानेदार कथक हम शिमला में ही सीख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत खुशी की बात है। और इसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सुंदर रुबीना। सर, अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना हो तो वो एडमिशन का प्रोसीजर क्या क्या रहता है, या क्वालिफिकेशंस क्या है अगर किसी को डिग्री कोर्स करना है? इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा कि जो संगीत सीखा जाता है, नृत्य सीखा जाता है, वो किस तरह सीखा जाता है। तो हम इसे 2 तरह से लेते हैं। एक इसमें गुरु शिष्य परंपरा, जो पुरानी परंपरा है, उसको हम अभी भी मानते हैं और उसको परंपरा में ही हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। चाहे मैं एक महाविद्यालय में अध्यापक हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इसको अडॉप्ट करते हैं और समझते हैं इसको। और दूसरा गुरु शिष्य परंपरा के अलावा दूसरा है आपका इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन सिस्टम, जो कि हमारे महाविद्यालय, स्कूल या यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। जी। तो गुरु शिष्य परंपरा तो उतना प्रचलन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि गुरु के पास जाकर आपको रहना पड़ता है। जैसे गुरुकुल में पहले लोग जाते थे, गुरुकुल में रहते थे, गुरु वहीं उनको आश्रम में रहना होता था और सीखना होता था। लेकिन आजकल के समय में इस तरह बहुत संभव नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ और भी जुड़ी हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ने इसको अपनी परंपरा को बचाने के लिए इसको स्कूल, कॉलेज और यहाँ सिखाना शुरू किया। जी। तो इसी कड़ी में हमारा हिमाचल में भी कॉलेज, जो हमारा कॉलेज है जवाहरलाल ललित कला महाविद्यालय, उसमें इसमें कोर्स है BPA का, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में। इसमें 4 साल का ये कोर्स है और इसमें ये प्रोफेशनल डिग्री है, आपको सिखाया जाता है। इसमें साथ में गायन भी है, वादन में तबला, सितार और भी चीज़ें हैं। और दूसरे 2-3 और कॉलेजेस हैं हिमाचल में। जानना चाहूंगी कि क्या मतलब प्रारंभिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस फील्ड का होना चाहिए? होता है ना कि अगर मान लो हमें एग्जांपल देती हूँ, मुझे करनी है MSc करनी है, तो मेरा साइंस फील्ड से होना जरूरी है। और लेकिन अगर कोई इसमें अपना एडमिशन लेना चाहे तो वो क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड क्या रहना चाहिए? जी, इसमें कॉलेज लेवल के लिए तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आर्ट्स से, कॉमर्स से, आप कोई भी स्ट्रीम से हो तो आपको एडमिशन इसमें BPA में और BA में मिल जाता है। जी। दूसरा, क्योंकि संगीत भगवान की ये देन होती है, सभी में संगीत होता है, तो कर्म में संगीत है, बिल्कुल। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो यही कि आपको मतलब आपको मन एक सीखने का हो और सीखने के लिए, क्योंकि साधन हमारे पास इतने नहीं हैं। बहुत सारी हमारे सामने और भी तरह की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। पेरेंट्स के मन में भी रहता है कि हम बच्चों को इंजीनियरिंग करवा लें, हम इनको डॉक्टर बना लें या इनको पायलट, कुछ इस तरह का। लेकिन इस तरह प्रचार प्रसार इस तरह नहीं हुआ है कि
रुबीना, कभी आपके साथ नहीं हुआ कि घर वालों ने कहा कि बेटा मतलब डांस फॉर्म कर रहे हैं आप, कुछ और कर ले जीवन में, कभी हुआ ऐसा वाकया? फैमिली तो सपोर्टिव है, फैमिली तो कहते हैं कि जो करना है। मैंने 1 साल ड्रॉप किया, अच्छा। फैमिली ने कुछ नहीं कहा, मैं जाती थी। पापा ने बोला कि अब क्या करना है, ठीक है डांस करना है। तो पापा बोलते ठीक है जैसा ठीक लगता है। मम्मा ने भी नहीं बोला कुछ भी नहीं। पर लोग, हमारी सोसाइटी, वो कहते हैं कि अभी भी कॉलेज ही चाहते हो, डांस ही सीख रहे हो, इतनी एज हो गई, कुछ सोचा नहीं आगे, अच्छा अभी तक पढ़ाई कर रहे हो। तो वो चीज तो पता ही है, हमारी सोसाइटी है ये। नृत्य एक कला है जिसे समाज को भी थोड़ा सा पता होना चाहिए इस बारे में। एक और सवाल रुबीना आपसे ही, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आजकल हम देख रहे हैं डांस अकेडमीज होती है ना, काफ़ी बच्चे जाते हैं, बचपन से भेजते हैं पेरेंट्स अब तो आपको क्या लगता है कि कथक सीखने में कितना समय लगता है, कि एक परफेक्ट कथक आर्टिस्ट बनने के लिए कितना समय लगता है? कथक एक डांस फॉर्म, ऐसा डांस फॉर्म है जिसको सीखने के लिए हम भी सीख रहे हैं। 4 साल हो गए मुझे सीखते हुए। और मतलब एक समय अगर आप लेके चलेंगे तो अगर पहले तो बच्चा रियाजी होना चाहिए, जैसा सर ने कहा। मेहनत करने में उसने बिल्कुल भी ऐसे संदेश दिया मुझे कि मैं मेहनत नहीं कर सकती, इतनी देर रियाज नहीं कर सकती। कौन करेगा 2-2, 3-3 घंटे, कौन पाँव मारेगा? पहले ये बात है, इतना पसीना कौन बहाएगा? रियाजी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। तो तब आप आराम से 4 साल 5 साल में बहुत अच्छे एक स्टेज पे खड़े होने लायक आप नृत्य एक डांसर बन सकते हैं। बहुत सुंदर सर। डांस अकेडमीज की तो खैर ये बात रही, लेकिन हिमाचल में ऐसे कौन से सरकारी शिक्षण संस्थान है जो इस डांस फॉर्म को सिखाते हैं, किसी भी शास्त्रीय जो नृत्य है उसको सिखा रहे हैं? जी, यह सबसे पहले शुरू हुआ था हिमाचल में 1962 में। नाहन में आर्ट्स कॉलेज बना था, म्यूजिक और आर्ट्स कॉलेज। तो उसके बाद मेरे जो पहले गुरु रहे श्रीमती इला पांडे जी, उन्होंने इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया। वो राजकीय कन्या महाविद्यालय में सिखाते थे। तो उन्होंने अपने जीवन के 40 से 42 साल उन्होंने दिए और बहुत सारे शिष्य उन्होंने तैयार किए। अभी पूरे हिमाचल में जहाँ भी कहीं नृत्य सिखाया जा रहा है उन्हीं के शिष्य हैं। तो पहले ये केवल राजकीय कन्या महाविद्यालय में सब्जेक्ट के तौर पे था। उसके बाद अभी फाइन आर्ट्स कॉलेज में शुरू हुआ है 2015 के बाद। उसके बाद मंडी जो हरि बल्लभ कॉलेज जो है उसमें है, और धर्मशाला कॉलेज में इसको कॉलेज में सिखाया जा रहा है। और बहुत सारे हमारे जो डीएवी स्कूल हैं वहाँ भी काफ़ी टीचर्स हैं एज ए सब्जेक्ट, 11th-12th में एज ए सब्जेक्ट सिखाया जा रहा है इसको। और जैसे आपने एकेडमी की बात की, बहुत सारी एकेडमी भी हैं जो कुछ डिप्लोमा इसमें दिलाती हैं, कुछ डिग्रीज दिलाती हैं। तो लेकिन अब वो जो है यूजीसी जो हमारा है उससे मान्यता प्राप्त नहीं है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो करवा रही हैं इसमें। यानी कि काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है हिमाचल में कि बच्चा अगर सीखना चाहे वो किसी भी जिले का वो सीख सकता है। ठीक है रुबीना, हम देख पा रहे हैं कि इतने अवार्ड्स आपको मिले। मैं चाहती हूँ दर्शकों को आप थोड़ा बताएं इनके बारे में, थोड़ा विस्तार से बताएं, थोड़ा दिखाएं, और ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि नृत्य एक कला है। ये यूथ फेस्टिवल की ट्रॉफी है। जब धर्मशाला में हुआ था यूथ फेस्टिवल, तो तब मुझे अभी भी याद है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, 3 से 4 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं। और सब काफी 3-4 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था और मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। 15 मिनट 12 से 15 मिनट की कंपोजिशन होती है, जिसमें कुछ टुकड़े, बंदिशें होती है, ठुमरी होती है, और सबसे शुरू में एक स्तुति होती है। अच्छा। तो मैंने दुर्गा स्तुति की थी। वाओ। यही मैंने कॉस्ट्यूम पहनी थी वाइट, और बस इसके साथ मेहरून दुपट्टा, और दुर्गा स्तुति की थी। तो माँ दुर्गा की कृपा से और गुरु कृपा से बहुत सुंदर ट्रॉफी मेरे हाथ में है। बहुत सुंदर। और मैं क्या कहूँ। और ये इतने ज्यादा जो हम ये सर्टिफिकेट्स देख पा रहे हैं इनके बारे में भी थोड़ा बताएं। यूथ फेस्टिवल की ही है, और बस जहाँ सर कहते हैं हम कहते हैं, गुरु ने हमें ये सर्टिफिकेट्स जी, ये सर्टिफिकेट धर्मशाला का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। और ये प्रतियोगिता भी यूथ फेस्टिवल की ही है, हिमाचल प्रदेश की। एक सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है परफॉर्मेंस, उसके बाद स्टेट, नेशनल,
नेशनल भी जाते हैं, पर कथक में इस साल नेशनल नहीं जा पाई मैं। अच्छा। और सरकार ने इस साल कथक को नहीं था कि कथक भी डांस फॉर्म हो। अच्छा। उन्हें नेचर से रिलेटेड कुछ चीजें चाहिए थी, तो नेचर कहा, इसको हम क्या समझा सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य का ज्ञान होना चाहिए। अब हर चीज में लॉजिक नहीं होता है, बिल्कुल नेचर से ही जुड़ी हुई चीजें हैं ये। बहुत और सुंदर। तो फिर इसलिए उन्होंने नहीं लेकर सर आया। इसमें करियर ऑप्शंस क्या क्या है अगर हम कथक की बात करें? जी, सबसे पहले तो इसमें जब हम करियर की बात करते हैं, करियर आप टीचिंग का सबसे पहले है, क्योंकि आज जो भी जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे, सरकार भी इसके बारे में बात कर रही है कि हमारे स्कूल में संगीत के और नृत्य के अध्यापक होने जी। चाहिए। तो इसमें टीचिंग का है। प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ भी टीचिंग का काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कॉलेजेस जो हैं वहाँ भी, अभी हमारे जो धर्मशाला कॉलेज है और एक जो हमारा कॉलेज भी है, जी वहाँ भी हमारी पोस्ट जो हैं खाली हैं। जी। और क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चों ने अच्छे से इसमें पढ़ाई, क्वालिफाइड नहीं है बच्चे भी, उसी वजह से पोस्ट खाली हैं। अभी एक सरकार, हमारी सरकार ने लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत विश्वविद्यालय कांगड़ा में खोलने की बात चली है, उसका काम भी शुरू है। वहाँ भी सब्जेक्ट है, और हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो धर्मशाला में है वहाँ भी डांस सब्जेक्ट शुरू होने वाला है। हमारी यूनिवर्सिटी में आज तक ये सब्जेक्ट जो है एज ए MA में, मतलब ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। अच्छा। इसमें कुछ ये कमियां रह गई हम लोगों से। कुछ स्टूडेंट भी हैं जो सीरियसली इसको पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं इसमें, और उस वजह से भी नहीं। तो अपॉर्चुनिटी वहाँ भी काफ़ी सीट्स हैं। दूसरा, हम इसमें आजकल आप देखते हैं कि हर एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को डांस सिखाना चाहता है, स्टेज पर लाना चाहता है, और मल्टीमीडिया में आजकल आप देखते हो हर कोई किसी ना किसी तरह का वीडियो डालता है। तो इसमें हम एक अच्छा कोरियोग्राफर बन सकते हैं, और एक अच्छा अपना संगीत विश्वविद्यालय या नृत्य विद्यालय चला सकते हैं। और स्कूलों में जैसे है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आजकल आप देखते हो फिल्म इंडस्ट्री या आपका दूरदर्शन है, और बहुत सारे ऐसे संस्थान और हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम डांस सिखा सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हैं। अभी रुबीना सर ने अभी स्कोप इतना बताया, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा बताएं कि आपने क्या सोच रखा है, इन फ्यूचर क्या करना है? आप भी एक डांस आर्टिस्ट हैं, तो इन फ्यूचर क्या करेंगे आप? तो जैसे हमारे गुरुजी प्रोफेसर हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी जैसे मैं मास्टर्स कर रही हूँ अब, BPA मैंने किया और मैं MPA कर रही हूँ, प्राइवेट हिमाचल में तो है नहीं जी। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं नेट का एग्जाम दूँ और प्रोफेसर बनूँ और आगे भी सिखाऊँ कथक नृत्य ही, कथक से ही जुड़े रहना चाहते हैं। बहुत सुंदर सर। मैं ये जानना चाहती हूँ, जब हम कथक की बात करते हैं, पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित लच्छू महाराज जी, इन सारे लोगों का, जो महान हस्तियों का जो है ध्यान हमारे आता है जहन में, तो हिमाचल से कोई ऐसे आर्टिस्ट उभर कर आए हैं? जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दें। जी बिल्कुल। हम जो मेरे पहले गुरु और बहुत बड़े गुरु रहे हैं श्रीमती इला पांडे जी, उन्होंने पूरे 40 साल इसमें अपनी सेवाएं दी हैं। उनको काफ़ी बहुत बार उनको भारतीय सिनेमा जो है बॉलीवुड में उनको बहुत चांस मिले, लेकिन अपने सिखाने के लिए उन्होंने मतलब अपॉर्चुनिटी को वो नहीं ले पाई। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ तैयार किए और खुद वो बहुत अच्छी परफॉर्मर थी। उन्हें हिमाचल सरकार द्वारा शिखर सम्मान जो है वो भी मिला है। और मैं चाहती हूँ आप जो है इसी बात पे हमारे दर्शकों को थोड़ा मैसेज दें अपनी ओर से, इस डांस फॉर्म को क्यों उन्हें सीखना चाहिए, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, आप प्लीज़ बताएं। जी, मेरा यही संदेश रहेगा जो पेरेंट्स के लिए और जो सीखना चाहते हैं बच्चे, वो इसे अच्छे से सीखें। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट अभी हैं, हिमाचल में ही नहीं बाहर भी हो जा सकते हैं। आजकल कोई मतलब दिल्ली दूर नहीं है ऐसा कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप जा सकते हो, दिल्ली जा सकते हो, हम लोगों से पूछ सकते हो, और बहुत सारे लोग और भी हैं जो अच्छा सिखा रहे हैं। आपको इसको अच्छे से सीखना चाहिए और इसमें भी अपना एक कैरियर, आप इसमें करियर बना सकते हो। और क्योंकि संगीत को इसको हम
रोजी रोटी का साधन जी, या जी। इसको बहुत रोजगार बहुत- का साधन जी, ही जी। नहीं समझें, जी, क्योंकि जी। ये आपको मन की शांति भी देता है। मन की शांति भी देता है, हर तरह से ये जीवन में इसका बड़ा एक अहम रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मिस्टर पवन कुमार जी और साथ ही उनकी शागिर्द रुबीना ठाकुर जी। हम आशा करते हैं आज का यह कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।